तो सवाल ये पैदा हुआ है कि परवेज मुशर्रफ और अशफाक परवेज कियानी समेत फौजी सरबराहान की नापसंदीदगी के बावजूद आसिफ जरदारी इक़्तिदार में कैसे आ जाते हैं। सन 1955 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी जमींदारी के अलावा कराची में सिनेमा घरों और तमीराती शोबे से मुंसलिक थे। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह की ज़िलाई काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे, जहाँ से आसिफ अली जरदारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नवाब शाह के शहर सकरन के करीब में पुनहल चांडियो नामी गाँव में फौज की फायरिंग में पीपल्स पार्टी के 16 कारकुन हलाक हुए। बेनजीर भुट्टो अपने साथ अपने शोहर को भी वजीर आजम हाउस ले आई और यही वो वक्त था जहाँ से आसिफ अली जरदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबैना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ। 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ जरदारी पहली मरतबा गिरफ्तार हुए। 90 की दहाई में मुबैना तौर पर सरकारी ठीकों में करप्शन जैसे इल्जामात के बायस आसिफ अली जरदारी के नाम के साथ मिस्टर 10% का उन्वान जोड़ा गया। दूसरी मरतबा होने वाली आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी तवील साबित हुई। उन पर बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम भी था, लेकिन वो अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने की खुशी से महरूम रहे। उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी ये इशारा दे चुके थे कि वो जरदारी को हटाना चाहते हैं। ताम उन्हीं दिनों में आसिफ जरदारी का ये बयान भी सामने आया कि वो ऐवान सदर से एम्बुलेंस में ही बाहर निकलेंगे। जरदारी की क़यादत में अब शायद यही हिकमत अमली है कि अब हम न जेलें भुगतेंगे और न ही कोड़े खाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के बरक्स आसिफ अली जरदारी कभी करिश्माती शख्सियत के मालिक नहीं रहे। वो बराह रास्त कभी अवाम में नहीं गए और न ही अवाम को कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुतहर्रिक किया। एक अहम सवाल यह है कि आखिर आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मरतबा भी सदर बनने को तरजीह क्यों दी। सन 1955 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं और उनकी 3 बहनें हैं। आसिफ अली जरदारी ने शुरुआती तालीम सेंट पीटर के स्कूल से हासिल की, जिसके बाद वो पेटारो कैडेट कॉलेज चले गए और उसके बाद उन्होंने लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की। आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी जमींदारी के अलावा कराची में सिनेमा घरों और तमीराती शोबे से मुंसलिक थे और एक जमाने में हाकिम अली जरदारी शेख मुजीब की अवामी लीग का हिस्सा भी रहे थे। हाकिम अली जरदारी सन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमायती बुनियादों पर होने वाले में नवाब शाह से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़े, लेकिन हार गए। अपने वालिद से कबल आसिफ अली जरदारी नवाब शाह की ज़िलाई काउंसिल के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे, जहां से आसिफ अली जरदारी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सन 1983 का ये वो वक्त था जब सिंध में बहाली जमहूरियत यानी MRD की तहरीक जोरों पर थी और उसी साल जिले नवाब शाह के शहर सकरन के करीब में पुनहल चांडियो नामी गाँव में फौज की फायरिंग में पीपल्स पार्टी के 16 कारकुन हलाक हुए, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। पाकिस्तानी अवाम सन 1987 से कबल आसिफ अली जरदारी के नाम से नाआशना थे और फिर जब दिसंबर 1987 में आसिफ अली जरदारी की शादी साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से हुई तो उसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में जाना पहचाना बन गया। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की शादी के अगले ही बरस यानी 1988 में जनरल इलेक्शन में भुट्टो की जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनजीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बन गई। बेनजीर भुट्टो अपने साथ अपने शोहर को भी वजीर आजम हाउस ले आई और यही वो वक्त था जहाँ से आसिफ अली जरदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबैना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ। पाकिस्तान के सदर गुलाम इसाक खान ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को मुंतखब होने के 2 बरसों के अंदर ही बरतरफ कर दिया और असेंबलियां तहलील कर दी। असेंबलियों की तहलील और मुल्क में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के कुछ ही अरसे बाद 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ जरदारी पहली मरतबा गिरफ्तार हुए और जब नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ हुई तो फरवरी 1993 में आसिफ अली जरदारी को रिहाई मिली। आसिफ अली जरदारी पर माली बदउनवानी, अगवा, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जैसे इल्जामात आयद किए गए थे जो कभी भी अदालतों में साबित नहीं हो पाए। 90 की दहाई में मुबैना तौर पर सरकारी ठीकों में करप्शन जैसे इल्जामात के बायस आसिफ अली जरदारी के नाम के साथ मिस्टर 10% का उन्वान जोड़ा गया, जिसने दहाइयों तक आसिफ अली जरदारी का पीछा किया और ये भी वो इल्जाम था जो कभी अदालत में साबित नहीं हुआ। सन 1993 में होने वाले जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की और बेनजीर भुट्टो दूसरी बार वजीर आजम बनी, ताहम ये हुकूमत भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नवंबर 1996 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। बेनजीर के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी पर सियासी जोड़ तोड़ और करप्शन जैसे इल्जामात आयद किए गए। बेनजीर की दूसरी हुकूमत की बरतरफी से कबल आसिफ अली जरदारी दुबई में थे और दुबई से पाकिस्तान वापसी पर अगले ही रोज आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम दूसरी मरतबा होने वाली आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी तवील साबित हुई। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के दौरान पाकिस्तान में 2 हुकूमतें तब्दील हुई, जिसमें पहले नवाज शरीफ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। उस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल था कि हुकूमत की तब्दीली से जरदारी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, ताहम ऐसा नहीं हुआ।
आसिफ अली जरदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे संगीन इल्जाम थे। उन पर बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का इल्जाम भी था। ताहम बाद में उन सब केसेस में आसिफ अली जरदारी को बरी कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी की राय उस वक्त तक अमल में नहीं आई जब तक पीपल्स पार्टी की परवेज मुशर्रफ के साथ मुफाहमत नहीं हो पाई, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ की जानिब से NRO जारी हुआ, जिसके तहत आसिफ अली जरदारी पर दायर केसेस मुअत्तल हुए और बाद में उन केसेस में आसिफ अली जरदारी को अदालतों से भी रिलीफ मिला। तवील गिरफ्तारी की वजह से आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में माजी करीब में जेल में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाले सियासतदान बन गए। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि उन्होंने जेल में गुजरे वक्त से बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने की खुशी से महरूम रहे। जेल से रिहाई के बाद आसिफ अली जरदारी पहले दुबई और बाद में अमेरिका चले गए। बेनजीर भुट्टो ने जब 18 अक्टूबर 2007 को खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया तो आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों के साथ दुबई में मौजूद रहे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को होने वाले एक खुदकश हमले में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी वतन वापस आए और अपनी अहलिया बेनजीर भुट्टो की तदफीन के बाद जब मुश्तल अफराद की जानिब से न खपे पाकिस्तान का नारा लगाया गया तो जरदारी ने अपने पहले अवामी खिताब में पाकिस्तान खपे का नारा बुलंद किया, जो बाद में आसिफ जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खुद आसिफ जरदारी की सियासत का नारा बनकर सामने आया। बेनजीर के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने पास रखने के बजाय आसिफ जरदारी ने उसे अपने नौजवान ज़ेर तलीम बेटे बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर दिया और अपने बेटे का नाम बिलावल जरदारी से बदलकर बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर मुतारिफ करवाया। ये एक बेहतर हिकमत अमली साबित हुई और उस तरह उन्हें पार्टी में किसी मुखालफत या मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि हकीकत में पार्टी संभाल आसिफ जरदारी रहे थे लेकिन सरबराही बिलावल भुट्टो के पास थी। सन 2008 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की और वजीर आजम के लिए यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार नामजद किया गया। हालांकि इससे कबल आम राय ये थी कि ये मनसब सिंध से तल्लुक रखने वाले PPP के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फहीम को मिलेगा। ताहम यह पहली बार था कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम सिंध से नहीं बल्कि पंजाब से था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का शुरुआत में मुस्लिम लीग नून ने भी साथ दिया, लेकिन ये इत्तेहाद देर पा साबित नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ की जानिब से मअज़ूल किए गए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर जजेस की बहाली के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आए। सदर मुशर्रफ का मुआखजा करने के मामले पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक था। ताहम उसी अरसे में जरदारी का यह बयान भी सामने आया कि अगर मुशर्रफ मुस्तफी हो जाएं तो मुशर्रफ को महफूज रास्ता फराहम किया जा सकता है। बिला आखिर मुशर्रफ मुस्तफी हो गए और जरदारी इस मनसब के लिए खुद उम्मीदवार बन गए। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे। चौधरी फजल इलाही के बाद वो दूसरे सिविलियन सदर थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। दौरे सदारत में आसिफ अली जरदारी के काबिल जिक्र फैसलों में असेंबली की मुअत्तली के अख्तियारात पार्लियामान को वापस करना, 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तियारी बहाल करना, फाटा इस्लाहात, आगाज हुकूक बलोचिस्तान और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के फार्मूले की अज़सर नौ तश्कील, गिलगित बल्तिस्तान की खुद मुख्तियारी और सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना शामिल है। जनरल परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर 8 साल हुक्मरानी के बाद आसिफ अली जरदारी ने जब सिविलियन सदर का मनसब संभाला तो जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्कात में तवाज़न की कोशिश की। एक वक्त ऐसा भी आया जब उस वक्त के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी ये इशारा दे चुके थे कि वो जरदारी को हटाना चाहते हैं। ताहम उन्हीं दिनों में आसिफ जरदारी का ये बयान भी सामने आया कि वो ऐवान सदर से एम्बुलेंस में ही बाहर निकलेंगे। पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से टकराने वाले सियासतदानों की उमूमन दोबारा इक़्तिदार में वापसी कठिन हो जाती है। ताहम आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर बन चुके हैं तो सवाल ये पैदा हुआ है कि परवेज मुशर्रफ और अशफाक परवेज कियानी समेत फौजी सरबराहान की नापसंदीदगी के बावजूद आसिफ जरदारी इक़्तिदार में कैसे आ जाते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि जब से पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी के पास आई है उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत के तासुर को तब्दील किया जाए। यही वजह है कि जरदारी ने आज तक कोई एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई और अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई रंजिश हुई भी तो उसको फिलफोर दूर कर लिया। जब आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में थे तो मेमो गेट स्कैंडल आया। यहाँ एक बार उनका जनरल राहिल शरीफ के साथ तनाजा भी हुआ, लेकिन जरदारी ने उसको हल कर लिया था और वो खुद और अपनी जमायत को बखूबी दोनों तनाजात से बाहर निकालने में कामयाब हुए। जरदारी की क़यादत में अब शायद यही हिकमत अमली है कि अब हम न जेलें भुगतेंगे और न ही कोड़े खाएंगे। शायद यही सोच है कि जब मुश्किल वक्त आता भी है तो वो बखूबी उससे निमट कर आगे बढ़ जाते हैं। देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी में सियासी तौर पर लचक ज्यादा है, जो जरदारी के मद्दे मुकाबिल सियासी रहनुमाओं नवाज शरीफ और इमरान खान में कम नजर आती है। आसिफ जरदारी के पहले सदारती दौर में काफी मौके ऐसे आए जिनकी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव हो सकता था, लेकिन जरदारी ने कामयाबी के साथ उससे बचकर एस्टेब्लिशमेंट की बात भी मानी और मामलात को आगे भी बढ़ाया। आसिफ जरदारी जैसे ही इक़्तिदार में आए तो उस वक्त मुंबई हमले हो चुके थे और आसिफ जरदारी को इस मामले की संगीनी का शायद ज्यादा अंदाजा नहीं था, तो जरदारी ने अपने तौर पर यह कह दिया कि इंडिया इल्जाम लगा रहा है तो हमारा DGISI इंडिया चला जाए
बुलाए और बातचीत करके मसले को हल करे, क्योंकि हमारे हाथ साफ हैं। फौज ने जरदारी के इस बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसके बाद आसिफ अली जरदारी ने एक और बयान में कह दिया कि DGISI इंडिया नहीं जाएंगे। जरदारी ने इस बात को अना का मसला नहीं बनाया और एस्टेब्लिशमेंट की बात मानी, लेकिन इसके मुकाबले में अगर इमरान खान का तजिया किया जाए तो जनरल फैज हमीद के मामले में इमरान खान ने अना परस्ती दिखाई, जिससे एक नए तनाज़े ने जन्म लिया। उसी तरह नवाज शरीफ का जहांगीर करामत के साथ टकराव हुआ। जब जहांगीर करामत ने कौमी सलामती कौंसिल बनाने की बात की थी और नवाज शरीफ नहीं माने थे, उसी तरह कारगिल के मामले पर नवाज शरीफ का मुशर्रफ के साथ भी तनाजा हुआ, लेकिन आसिफ जरदारी ने इसके बरअक्स किसी मौके पर भी टकराव की पॉलिसी नहीं अपनाई। आसिफ अली जरदारी के दौरे सदारत में काबीना ने फैसला किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI वफाकी वजारत दाखिला के मातहत रहेंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, मगर उस फैसले पर एस्टेब्लिशमेंट का शदीद रद्द अमल सामने आया और जरदारी हुकूमत को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। इसी तरह अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस की गिरफ्तारी का मामला हो या एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत का किस्सा, जरदारी साहब ने वही मौकिफ अख्तियार किया जो एस्टेब्लिशमेंट का था। ये लचक ही है जिसकी वजह से वो आज तक महफूज रहे हैं। देखा जाए तो आसिफ जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कभी भी खतरा नहीं रहे। एक अहम बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के बरअक्स आसिफ अली जरदारी कभी करिश्माती शख्सियत के मालिक नहीं रहे। वो बराह रास्त कभी अवाम में नहीं गए और न ही अवाम को कभी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुतहर्रिक किया। एक अहम सवाल यह है कि आखिर आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मर्तबा भी सदर बनने को तरजीह क्यों दी। देखा जाए तो पाकिस्तान में सदर को आईनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल होता है। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक जब तक सदर ममलकत ऐवान में होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और न ही कोई उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो सकता है। पाकिस्तान एक पार्लिमानी निजाम है जिसमें असल अख्तियार वजीर आजम के पास होता है। तो आसिफ अली जरदारी ये तासुर देंगे कि जो काम हो रहा है वो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उसका वजीर आजम कर रहा है और 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो सदर के अख्तियारात कुछ खास हैं ही नहीं, तो इसलिए हुकूमती फैसलों का दोष पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत निजकारी और दूसरे इसी नोयत के सख्त मामलात करेगी तो हर कानून को सदर जरदारी के पास से गुजरना होगा और वो समरी वापस भेज सकते हैं या उसकी मुखालफत कर सकते हैं, मगर उसके बावजूद कुछ अरसे में पार्लिमान से होने वाली कानून साजी खुद ब खुद कानून बन जाएगी। मगर दूसरी जानिब मुमकिन तौर पर सदर जरदारी को मकबूलियत मिलेगी कि उन्होंने अवाम दुश्मन बिल पर दस्तखत नहीं किए और अवामी एजेंडे पर बात की। इस सूरत में बदनामी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की होगी, जबकि सदर जरदारी अपना काम करके अवामी हमदर्दी भी लेंगे और सदारती काम भी चलते रहेंगे। आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान के सदर बनने की एक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि बज़ाहिर ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हुकूमत को बहुत से मुआशी और सिक्योरिटी के संगीन मामले दरपेश होंगे। लिहाजा फिल वक्त कोई बड़ी जिम्मेदारी न ली जाए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लिहाजा सिर्फ आईनी ओहदे लिए जाएं, जिसका मतलब गवर्नर्स और सदारत वगैरह, जो 5 साल तक चलते रहेंगे।